सवाल ये है जो अभी अभी किया, पहला तो कि आप किसी भी ऐसे धर्म ग्रंथ के बारे में ओपनली बोल के निकल जाएं और आप उसको समझे नहीं, ये एक इशू है। दूसरा इशू है पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है वो डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि जो सोच शुरू होती है वो सोच अंग्रेजी से शुरू होती है, फिर संस्कृत और हिंदी में जाती है। मैं जा रहा हूं 18वीं सेंचुरी में मैक्स मुलर के ऊपर, जिन्होंने ज्यादातर इंग्लिश संस्कृत के टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और कहा उन्होंने भ्रष्ट किया, सबको पता है। आपका टेक इस पर? देखो निशान जी, इसमें क्या परसेप्शन है, जनता क्या सोचती है वो अलग जगह है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है वो अलग जगह है। प्रोफेसर मक्खन लाल जी यहाँ बैठे, इनको पता है कि ये भी बताएंगे कि इतिहास को जब हम क्रम रचना करते हैं तो इतिहास के औजार क्या हैं। इतिहास टूल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो औजार हैं वो है एपिग्राफी, साहित्य जो हमें मिलता है वो, पुरातत्व जो मिलता है वो न्यूमिस्मेटिक्स के जो प्रूफ मिलते हैं वो, और बहुत विदेशी यात्रियों का वर्णन। ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें बेसिकली हम मानते हैं कि सबसे बड़ा साइंटिफिक स्रोत जो होता है वो आर्कियोलॉजी होता है, पुरातत्व, और उसको हम कोरिलेट करके देखते हैं तत्कालीन या समकालीन साहित्य से, तत्कालीन व समकालीन साहित्य से। तो हमें ये देखना होता है। दूसरी बात में ये लॉजिक समझ से बाहर है कि साहब आप फला ग्रंथ के खिलाफ नहीं बोलेंगे और आपको ज्ञान नहीं है। ये लॉजिक कहाँ से आया? अरे उस समय में ही पकित कंचायन और संजय बैलिटीपुट कहता है कि साहब बताइए आत्मा है तो कहाँ है आत्मा? गोल है, चपटी है, पीली है, लंबी है, ऊंची है, नीची है। वो कहते हैं इस बात को। कबीर उसको क्रिटिसाइज करता है। 71 वॉल्यूम्स हमें डिफरेंट टाइप्स के इसके मिलते हैं। आप जो महाभारत या रामायण की बात करते हैं, हमें एक शांति पर्व को छोड़ के कहीं पे भी आर्कियोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश नहीं होता कि साहब ये आप पॉपुलर वॉरियर्स की पोएम्स को आप ऐतिहासिक क्रम की ऐतिहासिक नहीं मान सकते। आप महाभारत को साइंटिफिकली बता रहे हैं नहीं और आर्कियोलॉजिकली नहीं? सुनिए, नहीं, उसका आप उदाहरण देख लीजिए। उस समय जिस समय की संरचनाएं हैं, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी सन तक ये लगातार इसमें आता रहा और एडिशन होता रहा और जाता रहा। उस दौरान जो ऐतिहासिक क्रम की जो जनता की स्थिति थी, जो आम जनता की स्थिति थी इतिहास के क्रम में, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आर्कियोलॉजिकली बेस्ड। एक मिनट सर, ये एक और उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, जैसे कृषि का रेफरेंस है जी, कृषि का रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो महाभारत में सिर्फ शांति पर्व में मिलता है, पूरे उसमें कहीं वो मिलता ही नहीं उसका डोमिनेंस, जबकि उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। समझ रहे ना? उसी प्रकार से जब ऋग्वेद में आते हैं तो ऋग्वेद में भारतवर्ष का एक जगह वर्णन मिलता है, उससे पहले कहीं नहीं मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से? सब जानते हैं, मनुस्मृति से आई है। 1000 ईसा पूर्व तक कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 1000 ईसा पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था को बनाया गया उसमें जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। 800 से 600 ईसा पूर्व में इसको कम्प्लेक्स बना दिया गया और इसको जन्म के आधार पर ये डिफरेंसेस सोसाइटी में लाए कौन? ऊंच नीच लाए कौन? यही ग्रंथ तो लाए ना। आप मानते हैं, मानिए, आपका विश्वास है, आप मानिए, ये आपका व्यक्तिगत मत है, पर ये कह देना कि साहब आप आपने यहाँ पे 2 पॉइंट रेज किए हैं। एक मिनट में मुझे एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड। आखिरी जिस इतिहास के क्रम पे हम इन ग्रंथों की टीकाएं करते हैं, उसी इतिहास के क्रम पे हम इस्लाम पे भी टीकाएं करते हैं, क्रिश्चियनिटी पे भी टीकाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और विश्वविद्यालयों में खुल्ला टीका होती है, पढ़ाई जाती है। एक मिनट